हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में और हम लोग बात कर रहे हैं आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 500 प्लस एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस फिजिक्स और इसका ये सेट नंबर 2 है। हर एक सेट में मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ और वो 20 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको मोर देन 100 क्वेश्चंस का कंसेप्ट याद हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज है सेट 2, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखेंगे। जो लोग चाहते हो कि मैं हिंदी में पढ़ाऊं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग वहां जाकर के अच्छे से पढ़ाई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक शिप यार्ड है। क्या है? शिप यार्ड। शिप यार्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर जहाज का, शिप का मरम्मत किया जाता है उसको शिप यार्ड बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? ये है आपका मुंबई में। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हेन इज आर्मी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। और एक बात, अगर कहीं कहीं पे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो लगे कि फिजिक्स का ना हो, केमिस्ट्री का ना हो, तो कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना तो है ही। जीके हो या जीएस हो, आपको तो पढ़ना है ना, तो आप पढ़ाई करो। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ आर्मी डे ही एग्जाम में आ सकता है क्या? एक होता है आर्मी डे, एक होता है आपका नेवी डे और एक होता है आपका इंडियन एयर फोर्स डे। आपको तीनों पता होना चाहिए, आपको तीनों पता होना चाहिए। तो कैसे याद करोगे ये तीनों को? आर्मी डे आपका कब होता है? 15 जनवरी को होता है, 15 जनवरी को। नेवी डे होता है आपका 4 दिसंबर को और एयर फोर्स डे होता है आपका 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। तो अगर आप मंथ गेस कर लेते हो ना, अगर आप मंथ गेस कर लेते हो तो ऑप्शन रिजेक्शन मेथड यूज करके क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। जैसे कि देखो, अगर मान करके चलो कुछ भी होता है, अटैक होता है, किसी दूसरे कंट्री से हम लोगों का वार होता है, ऐसे करके बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये मंथ याद रहे। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी जाएगा, मान करके चलो जनवरी है, दिसंबर है और अक्टूबर है, इस 3 का मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आर्मी जाएगा जनवरी में, उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में कौन आएगा? अक्टूबर आएगा। तो अक्टूबर एयर फोर्स जाएगा, एयर फोर्स जाएगा। मतलब पहले स्थल, स्थल समझते हो ना, जमीन, जमीन वाला लोग जाएगा, उसके बाद हवा वाला लोग जाएगा, उसके बाद पानी वाला लोग जाएगा, जल वाटर वाला लोग जाएगा, ऐसे करके समझो। तो सबसे पहले जाएगा जमीन वाला लोग, सबसे पहले जाएगा जमीन वाला लोग और जमीन पे इंडियन आर्मी है। उसके बाद एयर वाला जाएगा और एयर वाला एयर फोर्स है। और उसके बाद नेवी वाला जाएगा और नेवी वाला वाटर है। तो ऐसे करके मंथ कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहले जनवरी होगा या अक्टूबर होगा या दिसंबर होगा। तो इतना तो आपको पता चला कि आर्मी में जनवरी जाएगा, एयर फोर्स में अक्टूबर जाएगा और नेवी में दिसंबर जाएगा। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो अपना अपना ट्रिक खोज लो, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कुछ चीजें रिपीट होते होते याद हो जाती है, तो बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आर्मी डे का 15 जनवरी। चलो इसके आगे देखते हैं। Which of the following is the oldest paramilitary in the country? आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सीआरपीएफ क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, आईटीबीपी क्या होता है और असम राइफल क्या होता है? मैं सभी का फुल फॉर्म राइट कर देता हूं। देखो, सीआरपीएफ आपको ये सारा याद रखना है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बीएसएफ का क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी का क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब आप बताओ कि आपसे पूछा जा रहा ओल्डेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कब आया, आपको ये पता होना चाहिए। तो सीआरपीएफ आया था 1939, 1939, ठीक है। बीएसएफ आपका कब आया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आया 1965, 1965। इसके बाद है आपका
ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो ये कब आया, ये आपका आया 1962। कब आया, 1962। और असम राइफल्स आपका आया 1835। तो अब आप लोग खुद बताओ कि सबसे पुराना कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे सर असम राइफल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम राइफल्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे हेड क्वार्टर बताओ, तो देखो CRPF हो या BSF हो या ITBP हो, तीनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, तीनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तीनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो याद रखना क्या बोल रहा हूँ, CRPF का हेड क्वार्टर, BSF का हेड क्वार्टर और ITBP का हेड क्वार्टर, तीनों का तीनों है न्यू दिल्ली में। और असम राइफल का हेड क्वार्टर कहाँ है, बताओ, कमेंट करो, असम राइफल का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका शिलोंग में। कहाँ है, शिलोंग में। चलो, इतना आपको याद रखना है। इस एक क्वेश्चन के हेल्प से आप देखो कितना सारा चीज याद किए। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कब आया, 1939 में आया। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब आया, 1965 में आया। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कब आया, 1962 में आया। तीनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। असम राइफल्स आया 1835 में, इसका हेड क्वार्टर शिलोंग में है। चारों में सबसे पुराना कौन है, असम राइफल्स है। इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इतना ज्यादा डिटेल्ड इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये रेलवे है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। और आपको पता ही है 0.5 से सिलेक्शन रुक जाता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, इतने अच्छे से पढ़ाई करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसको बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं, बार्क। तो कभी कभी ये आता है बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब बताओ इसका फाउंडर कौन है, मेरे लिखने से पहले आप लोग कमेंट करो कि इसका फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर है होमी जे भाभा, ठीक है, होमी जे भाभा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भाभा बार्क का फाउंडर का क्या नाम है, होमी जहांगीर भाभा। अच्छा, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लोकेशन लिख देता हूँ। देखो कभी कभी एग्जाम में ट्रॉम्बे आ जाएगा, कभी कभी मुंबई आ जाएगा, कभी कभी महाराष्ट्र आ जाएगा। तो आपको तीनों पता होना चाहिए, आपको तीनों पता होना चाहिए। कभी कभी ट्रॉम्बे आ जाता है, अगर ऑप्शन में ट्रॉम्बे रहेगा ट्रॉम्बे मारेंगे, अगर ऑप्शन में ट्रॉम्बे नहीं रहेगा, मुंबई रहेगा तो मुंबई मारेंगे, और अगर ऑप्शन में मुंबई की जगह महाराष्ट्र रहेगा तो महाराष्ट्र मारेंगे। ठीक है, चलो, बार्क का फुल फॉर्म पता चला, फाउंडर पता चला और लोकेशन पता चला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब यहाँ से देखो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि तारापुर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है। और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरोरा बार बार एग्जाम में आता है। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है। तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो मेरा गलत कौन है, मेरा गलत ये है, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट। और ये कहाँ पे है, तो ये है आपका उड़ीसा में नहीं है, ये कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सी गलत है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से 4 चीज याद रखना, नरोरा यूपी में है, कायगा आपका कर्नाटका में है, कुंदनकुलम आपका तमिलनाडु में है और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द प्लैनेट होज डेंसिटी इज लेस देन वाटर, मतलब कौन सा प्लैनेट का डेंसिटी वाटर से कम है। अब सिंपल सी बात है कि वाटर से कम है, तो मैंने फिजिक्स इतना अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मास वेट एंड डेंसिटी। अगर आप लोग नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट फिजिक्स
करके प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जा करके अच्छे से देखो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मास वेट डेंसिटी टोटल 15 से 20 लेक्चर मैंने डाला हुआ है, जिंदगी भर के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना अच्छा से वहां पे पढ़ाया गया। तो जब जानते हो कि डेंसिटी आपका कम होगा तो वो वाटर पे तो फ्लोट करेगा ही, किसी चीज का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अगर कम होगा तो वो वाटर पे फ्लोट करेगा ही। तो वो कौन सा प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट है आपका सैटर्न, ठीक है, इसको बोलते हैं सनी बोलते हैं। तो ये आपको पता चला, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इज द नियरेस्ट ऑफ द सन, सन से नियरेस्ट कौन है, तो देखो 4 ऑप्शन है, बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, गामा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसमें आपका पढ़े होगे बहुत बार और नाम भी सुने होगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, द प्लैनेट नेपट्यून वाज डिस्कवर्ड बाय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम। हमेशा ये इसका और प्लूटो का पूछ देता है कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा गली, ठीक है, गली इसका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि यहाँ समझना काफी जरूरी है, ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी नियरेस्ट पूछ देगा, कभी ठीक मिडिल वाला पूछ देगा, कभी फारदेस्ट पूछ देगा, कैसे याद रखोगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक ट्रिक है और हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ एक छोटा सा ट्रिक है। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आसानी से समझ जाओगे, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आसानी से समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सन से पूछा गया है ना, तो सन तो होगा, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, सन तो होगा। इसके बाद एक लाइन मैं लिखता हूँ, इस लाइन का मीनिंग समझो, अपने आप में काफी क्लियर है, मैं लाइन लिख देता हूँ। अब ये लाइन देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, काफी प्यारा सा है। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। समझने का कोशिश करो क्योंकि ये अगर आप याद कर लेते हो तो फिर साइज के हिसाब से जो ऑर्डर है ना, ये तो प्लेस के हिसाब से है, सन से नियरेस्ट, सन से फारदेस्ट, लेकिन इसके अलावा जो साइज के हिसाब से जो ऑर्डर है ना वो भी यहीं से हम लोग निकालेंगे। तो माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब यहां से देखो मरकरी, माई एम से मरकरी, वेरी भी से वेनस, एडुकेटेड ई से अर्थ, मदर एम से मार्स, जस्ट जे से जुपिटर, सर्व्ड एस से सैटर्न, अस यू से यूरेनस और नूडल्स एन से नेपट्यून। अब ये सन था, तो अब आप ही बताओ, सन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपट्यून। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, फटाफट आंसर करोगे। सन से नियरेस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे मरकरी। सन से फारदेस्ट कौन सा है, आप बोलोगे नेपट्यून। अर्थ के बगल में कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे वेनस और मार्स, वेनस और मार्स। ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूं सन के कितने प्लैनेट के बाद अर्थ है, तो आप बोलोगे 2 प्लैनेट के बाद अर्थ तीसरे नंबर पे है, पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। समझ में आ रहा है ना। मैं अगर बोलता हूं आपसे कि मिडिल में कौन सा है, तो मिडिल में देखो आपका मार्स और जुपिटर है, ये दोनों आ जाएगा मिडिल में ना, लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड 3। तो इस तरह से आपको हर एक चीज यहाँ से याद हो गया। अब मैं हल्का सा कॉमन सेंस लगा के एक बताता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, थोड़ा सा रफ है, समझने का कोशिश करना। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार जानते होगे, ग्रह का नाम ऐसा ही कुछ है, ये भी जानते होगे। तो मैं क्या करता हूँ, बुध से स्टार्ट करता हूँ, बुध से स्टार्ट करता हूँ, बृहस्पति को छोड़ देता हूँ, शुक्र लिखता हूँ, शनि को छोड़ देता हूँ, रवि लिखता हूँ, सोम को छोड़ देता हूँ, मंगल लिखता हूँ, बुध को छोड़ देता हूँ, बृहस्पति लिखता हूँ, ध्यान से समझना, शुक्र को छोड़ देता हूँ, शनि लिखता हूँ, उसके बाद अरुण लिखता हूँ और वरुण लिखता हूँ। अब बताओ हिंदी मीडियम वाले, सेम है ना, सेम है ना, सिर्फ यहाँ पे रवि के जगह पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा क्योंकि रवि तो कुछ है नहीं।
बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, रवि तो कोई ग्रह नहीं है, तो इसीलिए रवि की जगह पृथ्वी कर दिए। अब आप देखो क्या आपको याद हुआ, बुधवार से स्टार्ट करेंगे, एक एक छोड़ते हुए लिख देंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार को छोड़ दिए शुक्रवार, शनिवार को छोड़ दिए रविवार, सोमवार को छोड़ दिए मंगलवार, बुधवार को छोड़ दिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार को छोड़ दिए शनिवार, खत्म हो गया अरुण और वरुण। अरुण और वरुण भी सीरियली है, ओ पहले आता है, वो बाद में आता है। तो आपको ये सारा पता चला, और जिससे आपको जैसा क्वेश्चन पूछेगा अब आप इस क्वेश्चन से आसानी से हर एक तरह का क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो हिंदी वाला बुध और इंग्लिश वाला मरकरी। तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग साइज के हिसाब से देख लेंगे, अगर आएगा तो आ ही गया। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आप मुझे बताओ, मैंने एक ट्रिक क्या बताया था, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ध्यान से देखो, जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो हम लोग ट्रिक बनाते हैं, यहां से ही स्टार्ट कर देते हैं, यहां से ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब समझो, जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो जस्ट सर्व अस नूडल्स, ध्यान से देखना, एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मॉम। देखो मैंने ट्रिक को लिंक किया हुआ है, वो आपका नॉर्मल ऑर्डर के हिसाब से था, ये आपका साइज के हिसाब से था। तो जस्ट सर्व अस नूडल्स तो वहीं से उठा लिया, याद ही है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन मॉम, मतलब सिंपल, जस्ट सर्व अस नूडल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मॉम। तो बस हो गया। अब आपको करना है, ट्रिक बैठाना है, बैठाओ जैसे जैसे मैंने बताया था। जे से क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। जे से जुपिटर, यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आता है सैटर्न, उसके बाद आपका आता है यूरेनस, उसके बाद आपका आता है नेपट्यून, उसके बाद आपका आता है क्या, अर्थ आता है, और उसके बाद आपका आता है वेनस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेनस, और उसके बाद आपका आता है MA है। देखो आप बोलोगे सर मरकरी और मार्स कैसे समझेंगे, तो MA है तो मार्स। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है मरकरी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टाइम लिया है, लेकिन याद रखो जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा, और एक क्वेश्चन 100% गारंटी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, और गलत हो जाता है। अब आप बताओ, जब ये क्वेश्चन आपको याद हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले बताना, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो ये लार्जेस्ट है, जुपिटर सबको पता है लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी है, तो मरकरी है आपका स्मॉलेस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब बताओ, इतना देर समझाने के बाद आपको तो ये याद हो गया होगा, प्लैनेट में मरकरी था, वेनस था, सैटर्न था, फ्लोरिडा कहीं सुने ही नहीं, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से नियरेस्ट स्टार सूर्य है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लानेटरी पीसेज विच आर कन्फाइंड एंड रिवॉल्विंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। ध्यान से सुनो, मार्स और जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, इसको याद करने का भी मैंने एक ट्रिक बताया था, इसको बुध से याद रखना, बुध से याद रखना। मतलब एक मिनट के लिए मान लो कि बुध जो है एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं, एक मिनट के लिए मान लो, ये गलत है, मैं बस वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो बुध किसके किसके बीच में होता है, बुध होता है मंगल के बीच में और बृहस्पति के बीच में।
तो मंगल को ही मार्स बोलते हैं और बृहस्पति को ही जुपिटर बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स आपका किसके किसके बीच में हुआ, तो ये आपका हुआ मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो ये मैंने याद करने का टेक्निक बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। अब आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ क्लू आपको चाहिए याद करने के लिए। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है, आप नोटिस करना, जो लोग ज्यादा दिन से पढ़ते हैं उनका धीरे धीरे पकड़ इतना अच्छा हो जाता है कि वो सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो यही सब चीज धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करते हैं। देखो ये आप समझो, ये क्या है, एक हेली नाम सुने होंगे आप लोग, हेली कॉमेट, ये धूमकेतु है। तो ये एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड पूरा करेगा, कितने टाइम पे करता है, तो गूगल करोगे तो 75 देगा, लेकिन बुक वगैरह रिकमेंड करोगे तो वहां पे 76 ईयर्स दिया हुआ रहता है। तो 76 याद रखना, 76 याद रखना। और एक क्वेश्चन है, ये कब देखा गया था, तो ये देखा गया था 1986 को, 1986 को देखा गया था। अब ये वापस कब देखा जाएगा, आफ्टर 76 ईयर। तो 76 ईयर अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा इतना 2062। तो अब कब देखा जाएगा, अब देखा जाएगा 2062 में। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन कवर किया कि हेली आपका 76 ईयर्स बाद आता है। पहले आया था 1986 1986 में, अब आएगा 2062 में। इस दोनों को याद रखना। चलो, विच ईयर मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर ऑप्शन में 1969 रहे और आपको ना आता हो तो आप मार देना, 90% चांस रहेगा वो सही हो जाए, क्योंकि 1969 में महान काम हुआ था। तो आपका जैसे कि इसरो भी फाउंड किया गया था 1969 में ही। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ईयर मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून, तो इसका भी आंसर 1969 होगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इन स्पेस द स्काई लुक्स टू एन एस्ट्रोनॉट। कैसा दिखता है स्काई, कैसा दिखता है स्पेस में एस्ट्रोनॉट को, तो वो दिखता है ब्लैक, वो दिखता है ब्लैक। अब आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, हर चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे कि आप लोगों को कितना आता है और नहीं आता है। क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि ब्लैक क्यों दिखता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ब्लैक क्यों दिखता है स्काई एस्ट्रोनॉट को स्पेस में। इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। 1 लाइनर है ये क्वेश्चन। चलो 37, Which of the following is also known by the name of red planet? लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये सभी लोगों को पता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। इसका आंसर है मार्स। 37 का राइट आंसर मार्स। जहां पे ज्यादा टाइम दे के समझाना होता है वहां पे मैं समझा देता हूं ताकि आप मिस्टेक कहीं से ना करो। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अर्थ जो है सन के एक राउंड कितना टाइम पे लेता है, मारता है, तो इसका आंसर सभी लोगों को पता है 365.25 दिन। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक साल होता है आपका 365.25 में, तो जब आप 4 साल करोगे, 4 इयर्स करोगे, तो यही 0.25 जो देख रहे हो, यही 0.25 इंटू 4 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपका लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है, ठीक है। और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपका फरवरी मंथ जो होता है वो 29 डेज का होता है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस। देखो ये नाम हो सकता है आगे ये क्वेश्चन आएगा, ये नाम याद रखना। ये जो प्लूटो को बाहर किया गया था, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था, प्लूटो को बोला गया था कि ये प्लैनेट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, इसको बाहर करो। ये कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, तो पेरिस में हुआ था। पेरिस बेस्ड माइनर प्लैनेट सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, फुल फॉर्म याद रखना IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज गिवन अ न्यू नेम टू द प्लैनेट प्लूटो। प्लूटो को ग्रह से, प्लैनेट से हटा दिया गया था और इस प्लूटो का नया नाम रख दिया गया था और वो नाम था 134340। तो आपको ये याद रखना है 134340
नाम रखा गया है प्लूटो का, नया नाम, कहाँ पे ये चीज हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। देखो, जो लोग पढ़ाई से पीछे भागते हैं उनके लिए बोलोगे सर हाफ एन आवर में मैंने ओनली 20 क्वेश्चंस आपने कवर किया, लेकिन जो लोग पढ़ते हो, पढ़ाई का वैल्यू समझते हो, उनको पता होगा कि इस 30 मिनट्स में आप लोगों ने कितना ज्यादा चीज लर्न किया है और आपको याद हुआ है या नहीं, फायदा हुआ है या नहीं, ये सिर्फ आप समझोगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डाटा याद नहीं रहता है और लोग कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। 149.6 मिलियन किलोमीटर। रट जाओ इसको रट जाओ, क्योंकि अर्थ और सन में काफी पुराना रिश्ता है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो डिस्टेंस कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। काफी ज्यादा मेहनत लगता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर लेना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा शेयर करो। व्यूज आते हैं ज्यादा, मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, नंबर ऑफ लेक्चर्स में और तेजी से ला दूंगा। गारंटी है इस बात का कि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो। बाय, थैंक यू।